खुश आमदीद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेता की जिनका हर बयान सियासी तूफान खड़ा कर देता है। असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख महाराष्ट्र में 17 साल जेल में बिताने के बाद 12 लोग बेगुनाह साबित हुए और रिहा हुए। उनकी जिंदगी बर्बाद हुई, उनके परिवार टूटे और इस मामले पर ओवैसी ने एक्स पर ऐसा बयान दिया जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ओवैसी का मास्टर प्लान बिहार की सियासत को पूरी तरह बदलने की तैयारी में है। ओवैसी की रणनीति क्या है, उनकी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, क्या वे महागठबंधन और NDA के लिए चुनौती बनेंगे या फिर बिहार में एक नया सियासी समीकरण बनेगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ओवैसी की सियासत बिहार में इतिहास रचेगी या यह सिर्फ एक और सियासी दांव है। इस वीडियो में हम महाराष्ट्र के उस मामले की पूरी सच्चाई खोलेंगे जिसने ओवैसी को बोलने पर मजबूर किया। साथ ही बिहार चुनाव 2025 में AIMIM की रणनीति और उनके सियासी मास्टर प्लान का गहरा विश्लेषण भी करेंगे। अगर आप भारतीय राजनीति के इस रोमांचक खेल को समझना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में बताएं कि आप ओवैसी की सियासत के बारे में क्या सोचते हैं। महाराष्ट्र में हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने न केवल भारत की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए बल्कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं को इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने का मौका दिया। यह मामला है 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट का, जिसे 7/11 ब्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में 7 सिलसिलेवार बम धमाके हुए जिसमें 189 लोग मारे गए और 800 से ज्यादा घायल हुए। इस मामले के बाद मुंबई पुलिस और ATS ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और 12 लोगों को आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किया। इनमें से ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से थे और उन पर स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया और लश्कर-ए-तैयबा से संबंध होने का आरोप लगा। लेकिन 17 साल बाद 2025 में विशेष टाडा कोर्ट ने इन 12 लोगों को बेगुनाह साबित करते हुए रिहा कर दिया। 2006 में ATS ने दावा किया कि ये 12 लोग आतंकी साजिश का हिस्सा थे। उन पर RDX का इस्तेमाल करने, बम बनाने और धमाकों की योजना बनाने का आरोप था। गिरफ्तार लोगों में फैजल शेख, नूरुल हुदा और एहसानुल्लाह जैसे नाम शामिल थे जिन्हें मास्टरमाइंड बताया गया। इन लोगों को टाडा और अन्य कठोर कानूनों के तहत गिरफ्तार किया गया। कई को फांसी और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 17 साल तक चली लंबी कानूनी लड़ाई में उनके परिवार ने आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों का सामना किया। 2025 में विशेष टाडा कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। गवाहों के बयान विरोधाभासी थे और कई सबूत संदिग्ध पाए गए। कोर्ट ने माना कि इन लोगों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बनाया गया और कोई पुख्ता सबूत नहीं था। इन 12 लोगों में से कई की उम्र 30 से 40 साल के बीच थी जब उन्हें गिरफ्तार किया गया। 17 साल जेल में बिताने के बाद अब उनकी जिंदगी और करियर बर्बाद हो चुके हैं। उनके परिवारों को सामाजिक बहिष्कार और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। रिहाई के बाद कई ने मुआवजे और पुनर्वास की मांग की है। इस मामले ने मुस्लिम समुदाय में गुस्सा और अविश्वास पैदा किया है। कई लोग इसे धार्मिक आधार पर भेदभाव का उदाहरण मानते हैं। ओवैसी ने एक्स पर इस मामले को उठाते हुए लिखा, 12 बेगुनाह लोग 17 साल तक जेल में रहे, उनकी जिंदगी, उनके परिवार टूट गए। यह न्याय व्यवस्था की नाकामी है। सरकार को इनकी भरपाई करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी घटनाएं न केवल मुस्लिम समुदाय में डर पैदा करती है बल्कि पूरे देश के लिए एक सबक है। यह मामला ओवैसी को सामाजिक न्याय के मुद्दों पर मुस्लिम और दलित वोटरों को एकजुट करने का मौका देता है। यह बयान उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है जो बिहार जैसे राज्यों में भी उनकी सियासत को प्रभावित करेगा। बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव सियासी समीकरणों को बदलने के कगार पर है और इस रन में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की तैयारी में है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा
और 5 सीटें जीती, जिनमें से ज्यादातर सीमांचल क्षेत्र में थी। यह प्रदर्शन आरजेडी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन के लिए चुनौती बना, क्योंकि एआईएमआईएम ने उनके मुस्लिम यादव समीकरण को प्रभावित किया। हालांकि बाद में एआईएमआईएम के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। इस बार ओवैसी ने ऐलान किया है कि एआईएमआईएम बिहार में 45 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उनका मुख्य फोकस सीमांचल की 24 मुस्लिम बहुल सीटों पर है, लेकिन वे मिथिलांचल और चंपारण जैसे क्षेत्रों में भी अपनी पहुंच बढ़ाना चाहते हैं। ओवैसी ने कहा, हमारा मकसद बिहार में एनडीए को सत्ता से बाहर रखना है, लेकिन अगर महागठबंधन हमें साथ नहीं लेता तो हम अकेले या तीसरे मोर्चे के साथ लड़ेंगे। महागठबंधन ने एआईएमआईएम की गठबंधन की पेशकश को ठुकरा दिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुस्लिम यादव समीकरण को मजबूत करने के लिए एआईएमआईएम से दूरी बनाई। जवाब में ओवैसी ने तीसरा मोर्चा बनाने की घोषणा की, जिसका नेतृत्व एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान कर सकते हैं। इस मोर्चे में छोटे दल शामिल हो सकते हैं, जो एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए चुनौती पेश करेगा। ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक का कड़ा विरोध किया। किशनगंज में एक जनसभा में उन्होंने कहा, सभी दल वक्फ संपत्तियों पर मुस्लिम समुदाय का हक छीनने की कोशिश में है, हम इसका विरोध जारी रखेंगे। ओवैसी ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया और इसे पिछवाड़े से एनआरसी करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे लाखों लोग, खासकर गरीब और अल्पसंख्यक, वोटों के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को सत्यापन के लिए मान्यता किया गया, जिसका ओवैसी ने स्वागत किया। पहलगाम आतंकी हमले पर ओवैसी ने पाकिस्तान की निंदा की और भारतीय सेना का समर्थन किया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान डीप स्टेट को सख्त सजा मिलनी चाहिए। ओवैसी ने महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी मुस्लिम और दलित वोटरों को एकजुट करने की रणनीति अपनाई है। आपको बता दें कि सीमांचल की 24 सीटों में से कई पर मुस्लिम आबादी 40 से 70% है। 2020 में एआईएमआईएम ने यहां 14.28% वोट हासिल किए थे। अगर एआईएमआईएम इस बार 40 से 50 सीटों पर लड़ती है तो यह महागठबंधन के मुस्लिम यादव समीकरण को प्रभावित कर सकती है। ओवैसी ने दावा किया है कि उनकी पार्टी इस बार 24 सीटें जीतेंगी, जो 2020 के मुकाबले 6 गुना बेहतर प्रदर्शन होगा। सीमांचल की 24 सीटों में से कई पर मुस्लिम आबादी का दबदबा है। 2020 में एआईएमआईएम ने यहां 5 सीटें जीती थी और इस बार वे और मजबूत स्थिति में। ओवैसी की रणनीति में मुस्लिम और दलित वोटरों को एकजुट करना शामिल है, जैसे कि महाराष्ट्र में देखा गया। पहलगाम हमले पर उनके बयान उनकी छवि को व्यापक बनाने की कोशिश है। वक्फ कानून और मतदाता सूची जैसे मुद्दों ने एआईएमआईएम को मुस्लिम समुदाय में एक मजबूत आवाज बनाया है। आरजेडी और कांग्रेस ने एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल करने से इनकार कर दिया। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि ओवैसी बीजेपी को हराना चाहते हैं तो उन्हें बिहार में चुनाव न लड़ने का विकल्प चुनना चाहिए। जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने ओवैसी को हैदराबाद की राजनीति करने की सलाह दी और उनकी भूमिका को नकारा। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की सियासत एक बार फिर चर्चा में है। महाराष्ट्र में 2006 मुंबई ब्लास्ट के 12 बेगुनाहों की रिहाई ने न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए और ओवैसी को सामाजिक न्याय की लड़ाई को तेज करने का मौका दिया। उनकी यह आवाज बिहार में भी गूंज रही है, जहां वे सीमांचल को केंद्र में रखकर 45 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तीसरा मोर्चा बनने से सीमांचल में मुस्लिम वोटों का बंटवारा महागठबंधन के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ओवैसी की राष्ट्रवादी बयानबाजी और मुस्लिम दलित गठजोड़ की रणनीति उनकी पहुंच को बढ़ा सकती है। महाराष्ट्र का मुद्दा एआईएमआईएम को भावनात्मक रूप से वोटरों से जोड़ सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां सामाजिक न्याय एक बड़ा मुद्दा है।